नमस्कार, खर्चा पानी के दर्शकों का स्वागत है। अंशुमन जी, लल्लन टॉप की टीम काफी छोटी है और क्या हाल है यूपी किसान आंदोलन जैसे मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी चल रही है, इसलिए बार बार एंकर्स के बदलने के से आपको और दर्शकों को होने वाली दिक्कतों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि इसका कैविएट भी है कि जब तक सिद्धांत जी का दौरा पूरा नहीं होता तब तक ऑन एंड ऑफ ऐसा ही चलते रहने की संभावना है। सो प्लीज बेयर विद अस। हाँ, लेकिन हमारे एक्सपर्ट अपने मोर्चे पर बने रहते हैं, बने रहेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं और आज का लाइनअप जानते हैं। अंशुमन जी नमस्कार। हाँ दर्पण, आज आपका स्वागत है वापस दोबारा। कल प्रशांत के साथ हमारी चर्चा हुई थी और हम लोगों ने काफी विस्तार से कई सारे मुद्दों पर चर्चा की थी। आज भी हमारे पास दर्पण महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे जीवन को, हमारे खर्चा पानी को और हमारे जेब को प्रभावित करती हैं। रिजर्व बैंक 1 जनवरी से एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसके बाद कोई भी मर्चेंट, ऑनलाइन मर्चेंट आपके क्रेडिट कार्ड डेटा को अपने पास स्टोर नहीं रख सकेंगे। क्या है ये फैसला और इससे कैसे डेटा की चोरी रुकेगी और इसका विकल्प क्या होगा, क्या करना होगा, हमारे लिए आज की बड़ी खबर है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक और बेल आउट पैकेज पर बात कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर और बेल आउट पैकेज का रिश्ता वैसा ही है जैसे कि आपके मोबाइल फोन और कॉल ड्रॉप्स का है। टेलीकॉम सेक्टर भारत में जिस दिन से टेलीकॉम में लिबरलाइजेशन हुआ है उसमें हर 5 साल बाद, 6 साल बाद एक बेल आउट पैकेज आता है। तो आज एक और बेल आउट पैकेज की बात चल रही है ताकि वोडाफोन और आइडिया को थोड़ी मदद दी जा सके। क्या हो सकता है इस बेल आउट पैकेज में, इसका क्या असर आज शेयर बाजार पर दिखाई दिया, हमने सुबह देखा इसका की तैयारी के साथ, उसको भी हम संदर्भ में और संकेत में लेंगे। कल बिटकॉइन एंथुजियास्ट के लिए, क्रिप्टो करेंसी एंथुजियास्ट के लिए महत्वपूर्ण दिन था जब एल सल्वाडोर ने अपने यहाँ इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी। क्या हुआ एल सल्वाडोर में, लेकिन उसके बाद क्यों आखिर दुनिया के बाजार में, क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट आई, बिटकॉइन क्यों गिरा और कैसे एल सल्वाडोर का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर दुनिया की निगाहें हैं, हम इस पर संक्षेप में बात करेंगे। और चलते चलते हम आपको अपडेट देंगे कि भारत की सरकार और बहुत सारे लोग भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता से और लगातार बढ़ने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता से बहुत उत्साहित हैं, और दुनिया की रेटिंग एजेंसियां इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रही है, बल्कि उनको लग रहा है कि भारत दुनिया में सबसे पिछड़े हुए देशों में से है वैक्सीनेशन के मामले में, और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर और रिकवरी की रफ्तार पर पड़ेगा। तो ये है हमारी आज की 4 खबरें। और सवाल की शुरुआत दर्पण हमेशा से करते हैं, तो सवाल दर्पण के पास। अंशुमन जी, आपने कहा था कि जो पहली खबर है वो सीधे हम लोगों को प्रभावित करेगी, और बिल्कुल सही भी कहा था। मैं बताता हूँ कैसे। आरबीआई ने कहा है कि वो एक कानून को लागू करने की डेडलाइन 1 जनवरी 2022 से आगे नहीं बढ़ाएगी। और कानून क्या है कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल सिर्फ कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं ही रख पाएंगी। मुझ जैसे ऑनलाइन उपभोक्ताओं को ये खबर सीधे असर करती है, जैसा आपने भी बोला था। मतलब अभी मैं किसी शॉपिंग साइट में जाऊं, सिर्फ सीवीवी नंबर डालना होता है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट। कई कार्ड तो अंशुमन जी मेरे घर पर ही कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, पर उनको ढूंढने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट अगर मैं किसी पोर्टल पे पहली बार भी शॉपिंग करता हूं अंशुमन जी, तो गूगल पे के माध्यम से वहां पर भी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती हैं। अंशुमन जी, 1 जनवरी तक तो बड़ा सुविधाजनक रहेगा, लेकिन उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा, मुझ जैसे मानव नहीं, का। उस पार नियति का मानव से व्यवहार ये होगा कि उसका डेटा सुरक्षित रहेगा। रिजर्व बैंक ने ये प्रक्रिया पिछले साल से शुरू की थी, जब बहुत सारी वेबसाइट से, मर्चेंट वेबसाइट से, यहाँ तक कि बैंकों की वेबसाइट से भी लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा लीक होने की और उनके डार्क वेब पर बिकने की खबरें आई थी, जो कि हमें सबको पता है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को और मर्चेंट साइट्स को एक समय दिया था कि 1 जनवरी 2022 तक वो अपने सारे सिस्टम ठीक कर लें। हम इसके बाद किसी भी मर्चेंट साइट को आपका क्रेडिट कार्ड का ओरिजिनल डेटा अपने सिस्टम में सेव करने नहीं देंगे। जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रक्रिया वैसी ही है, क्योंकि जैसे ही आप किसी मर्चेंट साइट पर पेमेंट सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो आपसे अपने पेमेंट ऑप्शंस पूछता है और उसमें आपसे अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स भरने के लिए कहता है। वो डिटेल उसमें सेव हो जाता है। उसके बाद आप जब सीवीवी डालते हैं, ओटीपी आता है और आप अपना पेमेंट कर देते हैं। यह प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया से बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा और आपके बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स सिर्फ बैंक के पास ही नहीं होते हैं, उस पेटीएम, उस अमेजन, यहाँ तक कि जो बीच के में जो एग्रीगेटर या जो चैनल है जैसे गूगल है, बाकी उनके पास भी वो इंफॉर्मेशन होती है। रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2022 के बाद अब ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। कोई भी मर्चेंट साइट किसी भी तरह से आपका डेटा सेव नहीं कर पाएगी। तो 1 जनवरी 2022 के बाद जब आप पेमेंट सिस्टम में जाएंगे तो आपको आपका डेटा सेव नहीं मिलेगा। तब इसका विकल्प क्या है? इसके विकल्प को समझना जरूरी है। जो बैंकों से कहा गया है, बैंकों से कहा गया है कि वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबरों का टोकेनाइजेशन करें।
करें। अच्छा। मर्चेंट्स का ये कहना था कि ये बहुत बहुत हैसल भरा प्रोसेस है कि आपको 50 रुपए की खरीद करनी है तो आपको पहले पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर भरना है, फिर अपना नेम भरना है, फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट भरनी है, फिर उसका सीवीवी डालना, तब ये प्रोसेस है। तो हम फिर इसमें कोई ईज नहीं ला पा रहे हैं, कोई सहजता नहीं ला पा रहे हैं खरीदवारों के लिए। तो रिजर्व बैंक ने बैंकों को सजेस्ट किया कि वो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो इसका डुप्लीकेट नंबर, एक टोकन नंबर क्रिएट करेगा और वो टोकन नंबर मर्चेंट की साइट पर उपलब्ध रहेगा। वो आपका डिस्टिंक्ट टोकन नंबर होगा यानी आपके क्रेडिट कार्ड का वो वास्तविक नंबर नहीं होगा, बल्कि उसके बदले उसका एक फेक नंबर होगा जो नंबर वहां फिल रहेगा, जिसके जरिए आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को ट्रैक किया जाएगा। बैंक ये टोकनिज्म का मैंडेट इंटरनेट डिवाइस बनाने वालों को, मोबाइल फोन वालों को, टैबलेट वालों को, डेस्कटॉप वालों को सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स को देगी कि टोकनिज्म का मैंडेट है, जिससे कि किसी भी कार्ड धारक की या किसी भी परचेजर या बायर का जो वास्तविक डेटा है, जो उसका वास्तविक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो उसमें नहीं रहे। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स की बढ़ोतरी के बीच में ये एक जरूरी सुधार था, एक जरूरी सुरक्षा थी। तो उस पार नियति आपको ठगेगी नहीं, आपका डेटा कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। रिजर्व बैंक इस बात की गारंटी देने की कोशिश कर रहा है। अब 1 जनवरी 2022 को भारत के कितने बैंक, कितनी मर्चेंट बैंकिंग साइट्स, कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे अपना पाएंगे और ये टोकनिज्म चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर हमें जनवरी तक के बाद ही समझ में आएगा कि ये सुधार किस तरह से लागू हुआ। पर एक जरूरी मांग थी और ये सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए। अंशुमन जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कितना रेलेवेंट है मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि क्रेडिट जैसी संस्थाएं जहां से मैं अपने पेमेंट करता हूँ, वो क्या ऑब्सोलीट हो जाएंगी? उनका क्या विकल्प है या किस तरीके से, क्योंकि उनके पास भी मेरा डेटा है क्रेडिट कार्ड उनको भी इसमें शामिल किया गया, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो IoT डिवाइस वाले हैं, जो एग्रीगेटर्स है, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, उनको भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। यानी टोकनिज्म का मैंडेट उनको भी मिलेगा। आपके एक्चुअल नंबर के पीछे टोकन नंबर होगा। अब ये प्रक्रिया अभी रिजर्व बैंक ने घोषित की है, प्रक्रिया कैसे लागू होगी, क्या ये कंपनियां पहले ही एडवांस में इसको लागू करेंगी, ये हमारे लिए आगे देखने की बात होगी। और एक और चीज जो इसके साथ जुड़ती है वो ये कि पूरी दुनिया में बड़े जो मोबाइल फोन सिस्टम है, एंड्रॉइड और iOS, उनका विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि वो सारे के सारे पेमेंट को अपने गेटवे से ले जाते हैं, जिसमें एप्पल के साथ खासतौर पर यह विवाद है कि एप्पल उसका 30% के आसपास, 20 से 30% उसकी फीस लेती है अपने गेटवे से ले जाने के लिए। और आपको जो भी खरीदना होता है वो एप्पल के नेटवर्क के थ्रू, एप्पल गेटवे के थ्रू ही खरीदना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया भी इसके बाद थोड़ा भारत में बदलेगी और आप ओपन होकर शॉपिंग कर पाएंगे। उसमें भी वही समस्या है कि आप अगर जो आपका मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अगर पेमेंट सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डेटा उसमें पड़ा हुआ है। उसमें आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई नंबर का बाकी डेटा उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो उनके सर्वर पर मौजूद है। आपको केवल अपनी शॉपिंग करनी है और उसके बाद वो सीवीवी नंबर और ओटीपी से उसको रन करते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये उपाय जरूरी है। रिजर्व बैंक पिछले 1 साल से डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर छोटे छोटे कई कदम उठा रहा है, उस दिशा में एक कदम। अंशुमन जी, दूसरी खबर की ओर को चलते हैं। मेरा शौक है रोज सुबह 9 से 9:15 बजे तक शेयर मार्केट देखना, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो आज भी जब मैं मार्केट देख रहा था तो प्री ओपनिंग सेशन में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर एयरटेल और आइडिया वोडाफोन के थे। कल से लेकर आज तक आइडिया का शेयर 20% के करीब और एयरटेल का शेयर ये खबर शूट होने तक 3.5% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। अपना पोर्टफोलियो देखकर मुझे लगता है कि हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। बहरहाल ये शो में रोने के वास्ते नहीं बना है। सीधे सवाल पूछता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में तेजी की वजह क्या है? नहीं, अगर आप वोडाफोन लेकर बैठे हुए तो आपके घर में बाहर आने की उम्मीद नहीं है, निकलने का मौका है जी लाइटर वेन में। हाँ, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में एक और पैकेज की तैयारी शुरू हो गई है, एक बेल आउट पैकेज की, कि वो बेल आउट पैकेज आज कैबिनेट के सामने शायद रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और अगर वो पैकेज आता है तो उससे जिन 2 कंपनियों का आपने जिक्र किया है, इस वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का अलग फायदा होगा। सरकार खुद अपने ही जाल में उलझ गई है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। एक तरफ से पहले उसने मुकदमे किए, कंपनियों पर पिछली तारीख से वसूली का आदेश दिया। जब वो आदेश दिया और वोडाफोन कोलैप्स कर गई, बिल्कुल बैंकरप्ट होने की स्थिति में पहुंच गई, करीब
इंडस्ट्री के ऊपर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो अब सरकार एक बेल आउट पैकेज की बात कर रही है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस बेल आउट पैकेज में 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि एजीआर का जो पेमेंट है उसे डिफर कर दिया जाए। अब इतना सब रायता करने के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद अंततः क्या हुआ कि आप एजीआर का पेमेंट डिफर कर दें। तो एक ऑप्शन यह है कि एजीआर की जो वसूली है वो डिफर कर दी जाए या उसे स्टैगर्ड या क्रमशः किश्तों में वसूल किया जाए, जिससे कि कंपनियों को तत्काल उनके पास से कैश आउट गो ना हो या उनको और ज्यादा नया कर्ज न लेना पड़े। दूसरी चीज यह है कि उनकी जो बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट है, उनको भी कम किया जाए स्पेक्ट्रम लेते समय, ताकि उन्हें और ज्यादा कर्ज के दबाव में ना जाना पड़े। करीब कंपनियों को 1.9 लाख करोड़ का डेट है और उन्हें 1.6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को एजीआर स्पेक्ट्रम पेमेंट्स के तौर पर चुकाने हैं। अब ये पैकेज 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बेल आउट पैकेज हो सकता है, जिसमें में 2 चीजें, और तीसरी और चीज ये कि जो कंपनियां अपना स्पेक्ट्रम वापस करना चाहेंगी उन्हें भी शायद इस बात की सुविधा मिलेगी। यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आएगा। दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से अगर उसमें कोई बहुत बड़ा गतिरोध नहीं आया, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आया, तो मोटे तौर पर ये 3-4 चीजें टेलीकॉम सेक्टर के लिए आ सकती हैं और उसका तात्कालिक फायदा, तुरंत उसका फायदा सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा, क्योंकि सरकार को शायद कहीं ना कहीं बात महसूस हो रही है कि बाजार में डुओपोली हो जाएगी और डुओपोली हो जाने के कारण 2 ही कंपनियों के होने के कारण फिर बाजार की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। इसलिए इसका लाभ वोडाफोन आइडिया के खाते में सबसे ज्यादा जाएगा। अभी पैकेज क्या होता है, इस पैकेज से में सरकार कितनी चीजें देती है और उसका असर क्या होता है, इसकी घोषणा का हम इंतजार करेंगे। अगर कैबिनेट से अप्रूव करते हैं तो कल से परसों तक हमारे पास इसके विस्तृत ब्यौरे और इसके प्रावधान आ जाएंगे। अंजुमन जी, तीसरी खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 5 जून 2011 को अल सल्वाडोर ने घोषणा की थी कि वो दुनिया का पहला और एकमात्र देश बनने जा रहा है जहां पर वैध तरीके से बिटकॉइन के लेन देन और खरीदारी की जा सकती है। कल से ये शुरू भी हो गया। इस बात से उम्मीद थी कि बिटकॉइन और तेजी से प्रगति करेगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि अल सल्वाडोर के चलते बिटकॉइन 17% तक गिर गया, 1 घंटे में 10% गिर गया। तो अंशुमन जी, क्रिप्टो से जुड़ी इस जोरदार खबर को आप हमारे लिए डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? हम इसको आप डिक्रिप्ट करेंगे कि एल सल्वाडोर पहला देश है, छोटा देश है, जिसकी सरकार ने बिटकॉइन को पेमेंट सिस्टम्स का हिस्सा बनाया है। उन्होंने एक सरकारी वॉलेट जारी किया जिसका नाम शिवो है, CHIVO, जिसमें $30 वर्थ की क्रिप्टो करेंसी, $30 मतलब ये जो के बराबर की करेंसी लोडेड मिलती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने आप में, जबकि एक तरफ क्रिप्टो के डिट्रैक्टर्स हैं, एक तरफ क्रिप्टो के एंथुसियास्ट हैं, एक तरफ क्रिप्टो को नकारने वाले लोग हैं, एक तरफ क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले लोग हैं, इनके बीच में रेगुलेटरी अंधेरा है पूरी दुनिया में। उस बीच में एल सल्वाडोर पहला देश बना है जिसने कि इस पोस्ट पेमेंट सिस्टम में करेंसी के तौर पर स्वीकार किया है। बाजार शायद इसलिए गिरा क्योंकि ये घोषणा पहले हो चुकी थी, इसे डिस्काउंट किया था और चूंकि उससे पहले कीमतें ऊपर जा चुकी थी, वो तेजी से नीचे आई और काफी तेजी से नीचे आई। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के प्राइसेस में गिरावट का पिछला दौर देखें तो ये कंसिस्टेंट गिरावट दिखती है। बीच में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई देती है, लेकिन अगर बाजार के रुख के हिसाब से देखें तो लगातार गिरावट दिख रही है। अब एल सल्वाडोर का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर पूरी दुनिया की निगाह है कि ये चलता कैसे है। सरकार अपने मॉनेटरी सिस्टम को क्रिप्टो करेंसीज के साथ कैसे अलाइन करती है, इसमें कैसी तकनीकी ग्लिचेस आती हैं, इसके पेमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं, लोगों को भुगतान कैसे होते हैं, लोगों के बाकी पेमेंट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए होंगी। लेकिन इस बीच जबकि बहुत सारे देश अभी कानून नहीं बना पा रहे हैं, अभी कानूनों को लेकर दुविधा में हैं या कानूनों की तैयारी में है, तो एक महत्वपूर्ण बदलाव या घटनाक्रम एल सल्वाडोर से आया है। अब बाजार इसको कैसे लेगा और इसका की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये हमें कुछ समय बाद पता चलेगा। अंशुमन जी, अंतिम खबर चलते चलते, वैसे तो अर्थशास्त्र से जुड़ी सीधी खबर नहीं है, लेकिन जितना इसने पिछले कुछ दिनों में अर्थशास्त्र को प्रभावित किया उतना किसी और शय ने नहीं। इसीलिए फिंच रेटिंग भी इसमें निगाहें बनाए रखता है और वो शय है वैक्सीनेशन। और फिंच रेटिंग कह रही है कि भारत इसमें पिछड़ता जा रहा है। अंशुमन जी,
फिच की एक रिपोर्ट आई है। भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर केवल डॉक्टर की, नेताओं की, हमारी आपकी निगाहें भी नहीं है, दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने, दर्पण दुनिया के अर्थ बाजारों में रेटिंग एजेंसियों ने, विशेषज्ञों ने, शेयर बाजारों ने इस बार पैंडेमिक पर जितना करीब से निगाह रखी है, हर छोटी छोटी चीज पर, दवा का विकास, वैक्सीनेशन की रफ्तार, वो अभूतपूर्व है, क्योंकि स्वास्थ्य और पैंडेमिक सबसे ज्यादा इकोनॉमी को प्रभावित करती है। तो इसलिए भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरी दुनिया में करीब से देखा जा रहा है। और सिर्फ दुनिया के राजनेता या दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इसको नहीं देख रहे हैं, सॉवरेन रेटिंग एजेंसियां, भारत में के और विदेश के बाजार में बैठे हुए मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टर्स उसको करीब से देख रहे हैं। तो फिच का कहना यह है कि भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज है, लेकिन वो काफी सुस्त है। थाईलैंड और इंडिया दो ऐसे देश हैं जो वैक्सीनेशन में एपेक रीजन में, जिसको कि हम एशिया पैसिफिक का रीजन कहते हैं, वहां वो पिछड़े हुए हैं। बाकी देश इसमें तेजी से आगे निकल गए हैं। सिंगापुर की पॉपुलेशन कम है, पर सिंगापुर में लगभग 80% वैक्सीनेशन हो गया है। ये बात ये रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट मानती है कि भारत को अगर मंदी की प्रक्रिया से निकलने में तेजी करनी है, कामकाज को सुचारू और सामान्य करना है, और अगली वेव जो संभावित है या आती है उससे बचना है, तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। तो एक तरफ वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलताएं हैं, 1 करोड़ डोज लगाने की घोषणाएं हैं, लेकिन उसे अगर आप भारत के पूरे पॉपुलेशन के संदर्भ में देखें तो हम अभी बहुत छोटी सी पॉपुलेशन को पूरी तरह वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो इसकी चिंता हमें बाजार में या रेटिंग एजेंसियों के बीच में दिखाई देती है। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी लर्निंग टॉक। शुक्रिया।